So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. कहते हैं प्यार में पड़ा हुआ इंसान अक्सर गलती करता है, जैसे कि मेरी माँ ने की और जैसे कि अब मैं करने वाली थी. मैं एक ऐसे शख्स के प्यार में पड़ गई थी जो मुझसे बहुत अलग है, मुझसे बहुत ऊंचा है और मैं उसके काबिल बनना चाहती थी. इसीलिए मैं उस राह पर निकल गई जिस राह पर कभी किसी वक्त पर मेरी माँ निकली थी. मेरी माँ उन सारी ताकतों के साथ पैदा हुई थी. उन्हें पता था कि उनकी शक्तियाँ किस हद तक हैं और उन्हें कैसे काबू किया जाता है. पर मैं तो उन ताकतों को विरासत में लेकर पैदा हुई थी. और उससे भी अलग मेरी माँ ने मेरी सारी ताकतों को मेरे अंदर कैद कर दिया था, उन्हें ब्लॉक कर दिया था तब तक जब तक कि मैं 18 साल की नहीं हो जाती. और इसी बात का मुझे गुस्सा था. मुझे नहीं समझ आया था कि मेरी माँ ने मेरी ताकतों को क्यों कैद कर दिया. उस दिन तक जिस दिन तक मुझे सच्चाई पता नहीं चली, मैंने अपनी नादानी में डार्क आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपने अंदर की उन सभी जंजीरों को तोड़ना शुरू किया जिसने मेरे जादू को जकड़ रखा है, मेरी ताकतों को कैद कर रखा है. और शायद यही सबसे बड़ी मेरी भूल थी, क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर की वो सारी ताकतें आज़ाद हुई, एकाएक उस शख्स को भनक लग गई जिस शख्स से मैं सब कुछ छुपाना चाहती थी. और वो कोई और नहीं बल्कि जिन कॉन्गशाओ था, मेरा खुद का बाप. उसे एहसास हो गया कि मेरे अंदर भी वही सारी ताकतें हैं जो मेरी माँ के अंदर थी. मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट हो गया. और जब ये हुआ तब मेरे सामने उस दिन सबसे अंधेरे वाला दिन था, क्योंकि मेरे सामने मेरा बाप खड़ा था अपने चेहरे पर वो गंदी सी मुस्कुराहट लेकर. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों मेरा शरीर पूरी तरीके से अकड़ गया है, पूरी तरीके से उसके काबू में आ गया है. ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी के हाथों की कठपुतली हो गई हूँ जो जैसे चाहे वैसे मुझे नचा सकता है. और उस दिन मुझे पता चला था कि आखिरकार मेरी माँ इतनी ताकतवर होने के बावजूद मेरे बाप के हाथ की कठपुतली क्यों बन गई. क्योंकि उस बाप के पास एक ऐसी शक्ति थी जो मेरी माँ को और अब मुझे भी काबू कर सकती थी, और वो थी यिन आयरन. एक ऐसा टुकड़ा जिसके प्रभाव से मेरी माँ का जन्म हुआ था. वो टुकड़ा मेरी माँ को काबू कर सकता था, क्योंकि उनके अंदर की शक्तियाँ उस यिन आयरन के काबू में थी, उसके प्रभाव में थी. और मेरी माँ उस यिन आयरन से निकला हुआ एक हथियार थी. जिसके पास वो यिन आयरन होगा वो हम जैसे लोगों को काबू कर सकता है, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है. और मेरे बाप ने भी वही किया. जैसे ही उसे एहसास हो गया कि मेरे अंदर भी वो सारी ताकतें हैं, वो सारी खूबियाँ हैं जो मेरी माँ के अंदर थी, मेरे बाप, वो वैशी इंसान, उसकी आंखों की वो गंदगी भरी चमक मैं कैसे भूल सकती हूँ. उसने मेरी माँ की तरह मुझे भी इस्तेमाल करना शुरू किया. हर रोज़, हर रात, हर दिन वो सब करता जो मेरी माँ के साथ करता था. पूरी दुनिया उस यिन आयरन को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, और वो वैशी इंसान उस यिन आयरन को अपने पल्लू में छुपा कर बैठा था, इस तरीके से जैसे कि वो बिल्कुल संत हो. पर कोई नहीं जानता था उसकी असलियत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, सिवाय मेरे. क्योंकि मैं उस चीज़ को भुगत रही थी. मैं सोच रही थी कि मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगी कि मैं इस पूरी दुनिया को बता सकूं कि मैं कितनी ज़्यादा ताकतवर हूँ. और अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं किसी और के हाथों की कठपुतली बन गई थी. अब तो मेरे अंदर किसी तरीके की कोई इच्छा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी. वो सारी तमन्नाएं भी जैसे कहीं दफन हो गई जो चाहती थी कि मैं अपने उस ब्यूटीफुल प्रिंस के पास जाऊँ, एक ऐसे शख्स के पास पहुँचूँ जिससे मैंने पहली नज़र का प्यार किया था. वो सब कुछ तबाह हो गया, दफन हो गया मेरे अंदर. हर रोज़, हर रात मैं तिल तिल कर रोती रही, तड़पती रही, चीखती रही. मैं वहाँ से भागना चाहती थी, पर भागना आसान नहीं था क्योंकि उसने मुझे कैद कर रखा था. मेरा बाप सोचता था कि वही ताकतवर इंसान है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी ताकत है जो लोगों को काबू कर सकती है. पर उसे नहीं पता था कि उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये ताकत है. और इस बात का अंदाज़ा उसे उस दिन हुआ जब वैन रूहान नाम का एक शख्स आंधी तूफान की तरह कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने लगा. उसका तूफान इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो अपने साथ न जाने कितने सारे लोगों को ले डूबा. उस दिन मेरा बाप घबराया था, डर गया था वो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उससे भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर वो यिन आयरन का टुकड़ा उस वैन रूहान के पास है. तब एक जंग शुरू हो गई उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर. वो जंग बेशक लोगों को लिए तबाही लेकर आई, पर मेरे लिए एक मौका लेकर आई थी. एक मौका उस महल से भागने का, उस जंजीरों को तोड़कर वहाँ से निकल जाने का. और एक रात मुझे वो मौका मिल गया. जब मेरा बाप सो रहा था, मैं उसके हाथ से उस लॉकेट को लेकर भाग गई जिस लॉकेट के अंदर वो यिन आयरन कैद था. आसान नहीं था मेरे लिए उस लॉकेट को उसके हाथ से छुड़ाना, पर शायद उस दिन मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान थी, क्योंकि मेरा बाप जंग में ज़ख्मी हो गया था. और जब वो ज़ख्मी हुआ था तो वो बेहोश हो गया था. और जब वो बेहोश हुआ तो मैं उस यिन आयरन के टुकड़े को लेकर वहाँ से भाग गई. मैं घायल थी, ज़ख्मी थी और बाहर के हालत से बिल्कुल अनजान थी. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मैं देख सकती थी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में दुनिया कितनी ज़्यादा तबाही की ओर बढ़ रही है, क्योंकि वैन रूहान की पूरी सेना इस वक्त बेकाबू हो गई थी. लोग कठपुतलियाँ बन रहे थे. उस यिन आयरन के प्रभाव को मैं दूर से ही महसूस कर सकती थी, क्योंकि मेरा जिस्म उस यिन आयरन से जुड़ा हुआ था. मैं खुद को
बचाते हुए, ढकते हुए खुद को दूर ले जाने लगी। पर सारी खबरों को सुनकर, समझकर मैं इतनी समझ गई थी कि ये नायरन जब तक इन ताकतवर भूखे लोगों के पास रहेगा, हम जैसे लोग कभी भी सुकून की सांस नहीं ले सकते। और मैं बस यही चाहती थी कि सारा ये नायरन जहाँ फैला हुआ है वो मैं अपने पास इकट्ठा कर सकूँ। पर उसे इकट्ठा करने के लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना होगा कि आखिरकार ये किस के पास है, और उस चीज़ को पता करने के लिए पहले मुझे खुद को मजबूत करना होगा। मैंने जंगलों में खुद को छुपा लिया, वहीं जहाँ मेरी माँ कभी रहा करती थी। मुझे वक्त चाहिए था खुद को मजबूत बनाने के लिए, उन डार्क आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए और उन पर महारत हासिल करने के लिए। और उस वक्त से पहले मुझे खुद को छुपाना था, खुद को बचाना था इन सब चीज़ों से, इन सब तूफानों से। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और के हाथों में आ जाऊं और अब उसके हाथों की कठपुतली बन जाऊं, क्योंकि एक शख्स को तो मैं जान गई थी, वैन रूहान, उसके पास भी वही ताकत है। और ना जाने उसके जैसे कितने और हो सकते हैं जो मेरे बाप की तरह ही पर्दों के पीछे छिपे हुए हैं। इसी डर से मैंने खुद को छुपा लिया। वक्त गुजरा और वो जंग एक मौके पर आकर ख़त्म हो गई। और उस जंग को ख़त्म करने के लिए जो इंसान उन सब के पीछे था, उस इंसान का नाम हर तरफ फैलने लगा। मेरे कानों में भी वो नाम पड़ा था, वी वुशियान। शायद पहली बार मैंने तुम्हारा नाम उस वक्त सुना था। उस वक्त सुनकर मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा घृणा हुई थी, बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा नाम जानने से पहले यही सोचती थी कि हम जैसे लोग सिर्फ कठपुतली बन सकते हैं लोगों के हाथों की, जिनके हाथों में ये नायरन है। पर तुम्हारे बारे में जानने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि नहीं, तुम भी हमारे ही जैसे हो, पर हमसे कितने अलग हो। तुम लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते, बल्कि तुम खुद अपनी पावर, अपनी ताकतों के ऊपर काबू पाकर लोगों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बस तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसा, जो सब पर हुकूमत कर सके, राज कर सके। वक्त गुजरता गया, बीतता गया, और इन बीतते वक्त में मुझे बहुत कुछ पता चला। मैंने अपनी ताकतों पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। फिर भी एक कमजोरी रह ही गई थी, और वो थी मेरा उस इन आयरन से जुड़ाव। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे मैं इस जुड़ाव को खुद से ख़त्म करूं, ताकि मैं खुद पर और ज़्यादा महारत हासिल कर सकूं, मुझे कोई कंट्रोल ना कर सके। पर यह आसान नहीं था। वक्त गुजरा और रास्ते में बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो कुछ मेरे हक के थे और कुछ मुझसे बिल्कुल उलट। और इस बीच में मेरी मुलाकात शू यांग से हुई। हम दोनों एक ही जैसे थे, ताकत के भूखे, लोगों के द्वारा ठुकराए गए। हम दोनों के ही हाथ में ये नायरन था। हम दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को बहुत बखूबी तरीके से जानने लगे। पर शू यांग अकेला कहाँ आया था, उसके साथ एक और शख्स आया था, और वो था मेंग्याओ। मेंग्याओ के बारे में जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक बार फिर मेरा अतीत मेरे सामने आ गया है। वो भी मेरे बाप का ही एक अंश था, उसी के द्वारा ठुकराया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ एक शख्स था, परेशान था। उसके अंदर भी नफरत थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे अंदर नफरत थी अपने बाप के लिए। और हम दोनों की नफरत शायद इतनी थी कि हम उन्हें तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैं, शू यांग और मेंग्याओ, हम तीनों एक ही तरह थे, एक ही जैसे। नफरत हम तीनों के अंदर थी, इस पूरे कल्टीवेशन के वर्ल्ड के लिए, क्योंकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड हम लोगों के खिलाफ था। जो कुछ भी इन लोगों ने हमारे साथ किया वो सब गुस्से की तरह जैसे बाहर आ रहा था। पर ये गुस्सा ऐसे ही बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर हम ऐसे ही गुस्सा बाहर निकालते तो हमारा हाल भी वैन रूहान की तरह होता। इसीलिए हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा। हम सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहे थे। मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई थी, एक उद्देश्य मिल गया था, एक रास्ता मिल गया था, जिससे मैं अपने उन पुराने सपनों के पास लौट सकूं। जो सपना बहुत पहले कहीं दब गया था, कुचल गया था, मैं उस सपनों के पास लौट सकूंगी। पर मेरा सपना, मुझे क्या पता था, एक बार फिर से तहस नहस हो जाएगा। जब मुझे मेंग्याओ ने पहली बार बताया कि मेरा रानवांगजी किसी और को पसंद करने लगा है, किसी और के साथ उसका नाम जुड़ने लगा है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चर्चाएं हो रही हैं। और जिस शख्स के साथ मेरे रानवांगजी का नाम जुड़ा था, उस शख्स का नाम सुनने के साथ ही मेरे जिस्म में पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था। और वो नफरत, जो नफरत मुझे पहली बार तुम्हारा नाम सुनने के साथ हुई थी ना, वो नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों विविशियान, जब मैं और तुम एक जैसे हैं तो हम दोनों की किस्मत इतनी अलग क्यों? क्यों मुझे वो कुछ भी नहीं मिला जो तुम्हें मिला? क्यों मुझे हमेशा दुख तकलीफ मिली और तुम्हें नाम मिला, शोहरत मिली, ताकत मिली, उस ताकत को काबू करने का तरीका मिला, और तो और तुमने सब कुछ छीनने के साथ मेरे रानवांगजी को भी छीन लिया। आखिर क्यों? लानजान को तो तुम छोड़ सकते थे ना, सबको पसंद कर लेते, पर क्यों लानवांगजी? क्यों मेरे लानवांगजी ने सिर्फ तुम पर ध्यान दिया, मुझ पर कभी क्यों ध्यान नहीं दिया? पर तुम यहीं थोड़ी रुके थे, तुम और ज़्यादा ताकतवर होते चले गए। वक्त गुजरता चला गया और तुम्हारी ताकतों के चर्चे अब तो आसमान छूने लग गए थे, क्योंकि तुम अब विवशियान नहीं रहे थे, बल्कि तुम तो हीलिंग पैट्रियार्क बन गए थे, डार्क कल्टीवेशन के ग्रैंड मास्टर। तुम्हारी डायमोनिक पावर सबसे अलग थी, और उसका तरीका पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिलाने की ताकत रखता था। और लानसान तुमसे अलग हो गया। मैं खुश थी इस बात को सोचकर कि कम से कम अब तो तुम दोनों अलग हो गए हो। मैं अपने वांगजी के पास लौट सकती हूँ, बस कुछ और समय अगर मुझे मिल जाए तो। जैसे जैसे मेरी ताकतों का मुझ पर काबू हो रहा था, मेरे अंदर एक नई खुशी जन्म ले रही थी।
हम सब वैसा वैसा करते चले गए जैसा हमें जिन गोंगियाओं ने कहा, क्योंकि जो भी उसने कहा था वो असर कर रहा था। लान वांगजी तुमसे अलग हो गया था। कल्टीवेशन वर्ल्ड धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी रफ्तार में आ रहा था, पर अचानक सब कुछ फिर तबाह हो गया। मेरी खुशी एक बार वापस तबाह हो गई जब पता चला कि एक और बैटल होने वाली है, और इस बार वो बैटल किसी और से नहीं बल्कि यीलिंग पैट्रियार्क किसी और के खिलाफ नहीं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के खिलाफ कर रहा है। और तुम्हारा साथ कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी दे रहा था। वो नाइटलेस सिटी की वो बैटल, जब वो बैटल हो रही थी तो मेरे अंदर से चीखें बाहर आ रही थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। इसीलिए मैं भी उस नाइटलेस सिटी की इस बैटल फील्ड में गई थी, अपने लान वांगजी को रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए, ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाए। पर जो चीज़ मैंने वहाँ जाकर देखी उसने तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। वो सब के खिलाफ खड़ा हुआ था, किसी एक शख्स को बचाने के लिए, और वो शख्स था तुम थे उसके लिए। वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने खुद के क्लान से लड़ाई की, अपने भाई, अपने अंकल, यहाँ तक कि अपने सभी एल्डर्स को तुम्हारे लिए घायल किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ विभूषियान कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत कभी नहीं हो सकती, कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने उस दिन मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैंने देखा किस तरीके से लान वांगजी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था, वो प्यार जो मैं अपने लिए चाहती थी, वो अपनापन जो मैं सिर्फ अपने लिए चाहती थी, वो तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए। और ये चीज़ मुझे और ज़्यादा तोड़ रही थी। मैं क्या करती? मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी क्योंकि तुम इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे, पर मेरा दिल कांप रहा था, रो रहा था, क्योंकि रमजान भी इतना ज़्यादा घायल हो चुका था। मैं उस वक्त तुम्हें मारना चाहती थी, और मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार भी थी, लेकिन बीच में वो जिन गोंगियाओ और वो शू यांग आ गया। उस दिन मुझे उन दोनों से लड़ाई करने का भी मन कर रहा था, पर जिन गोंगियाओ ने कहा कि अगर इस वक्त मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया तो जिस तरीके से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड विभूषियान के खिलाफ है, उसी तरीके से मेरे खिलाफ भी हो जाएगा, और मैं विभूषियान जितनी ताकतवर भी नहीं हूँ कि खुद को बचा पाऊँ। और कहीं ना कहीं मुझे उसकी बात ना चाहते हुए भी सच लगी, माननी पड़ी। जिन गोंगियाओ मुझे अपने साथ ले गया था, शू यांग के हमारे साथ था। जिन गोंगियाओ ने कहा कि अगर मुझे लान वांगजी चाहिए तो मुझे लान वांगजी को कमज़ोर करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही ताकतवर बना रहा तो लोगों की निगाहें उस पर होंगी, और ख़ासकर विभूषियान की। अगर हम लान वांगजी को कमज़ोर कर देंगे तो तुम उसका सहारा बन सकती हो, क्योंकि अगर एक बार लान वांगजी राजा बन गया पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर जिन गोंगियाओ राजा बना तो वो मुझे लान वांगजी देगा। उसने मुझे लालच दिया, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूं उसे राजा बनाने में, तो वो मेरी मदद करेगा लान वांगजी को मुझे दिलाने में। और मैं उसकी बात को मान गई थी। मुझे लगा था कि वो मेरी मदद करने वाला है, वो मेरा दोस्त है, पर मुझे क्या पता था वो भी आस्तीन का सांप है। उसने भी मुझे और मेरे लानजान दोनों को धोखा दिया। उस दिन वहाँ जब लान क्लान के अंदर उस वांगजी को सज़ा सुनाई जा रही थी, उन लैशेस को उसने मेरे जादू से, मेरी मदद से उन लैशेस को बदल दिया। मैंने उन 300 लैशेस पर अपना ब्लैक मैजिक ट्राई किया था, एक ऐसा मैजिक जो लान वांगजी को कमज़ोर कर देगा, इतना कमज़ोर कि उसे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ जाए। मैं बस यही चाहती थी कि मैं अपने प्यार को अगर तकलीफ़ दूंगी तो बाद में कम से कम मैं उसका मरहम बनकर उसके साथ रह सकूंगी। ऐसा ही सपने मुझे दिखाए थे जिन गोंगियाओ ने, पर मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि उस दिन जैसे जैसे मेरे प्यार कमज़ोर हो रहा था, मेरी आत्मा कांप रही थी, मेरी रूह रो रही थी, पर अचानक हर चीज़ पर पानी फिर गया जब उस लान क्लान के अंदर एकाएक तुम आ गए। क्या सोचकर तुम वापस आ गए? अगर तुम वापस आ कैसे सकते थे? तुम तो इतने कमज़ोर हो गए थे, घायल थे। हम सब ने सोच लिया था कि तुम मर चुके हो, पर नहीं, तुम वहाँ एक आंधी तूफान की तरह आए और मेरे लानजान को अपने साथ ले गए और पीछे छोड़ गए मुझे तड़पता हुआ, बिलखता हुआ। मैंने ना जाने कहाँ ढूंढा अपने प्यार को, लान वांगजी को, पर मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं। उस दिन मैंने जिन गोंगियाओ को उसकी असली जगह दिखाई थी। मैंने अपने जादू का इस्तेमाल उस पर किया, तब उसे एहसास हुआ कि मुझको गुस्सा दिलाने का आखिरी नतीजा क्या हो सकता है। पर उस गुस्से का फ़ायदा क्या था, क्योंकि तुम तो जा चुके थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इसमें जिन गोंगियाओं की कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ आंसू भर कर वहाँ रह गई, पछतावे के साथ, मलाल के साथ। वक्त गुजर गया और मैं बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। मैं खुद को भी खत्म कर लेना चाहती थी, पर अचानक से एक बार जैसे फिर से मेरी ज़िंदगी के अंदर एक लहर की तरह एक खबर आई, और वो खबर थी कि तुम वापस आ गए, मेरा लानजान वापस आ गया। मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लान वांगजी वापस आ गया है, और उससे भी बड़ी बात, वो अकेला वापस लौटा है। उसके साथ तुम नहीं थे विभूषियान, और किसी को भी नहीं पता था तुम कहाँ हो। और सच बताऊँ तो मैं जानना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरे लान वांगजी से मतलब था ना, और उसी मतलब को रखते हुए मैं लान क्लान के अंदर उससे मिलने गई। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी मुलाकात तो जैसे मान लो किसी और ही लान वांगजी से हुई थी।
ये वो नहीं था, ये वो होकर भी बिल्कुल अलग था। इसकी आंखें पहले से ज़्यादा सख्त थी, रवैया उससे भी ज़्यादा बुरा, और नज़रों में एक ऐसा ठंडापन था जो किसी के भी दिल को कचोटने पर मजबूर कर दे। मुझे धक्का लगा था, वो मेरे लानवांग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, और उसे देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके करीब जा सकूं, उससे कुछ कह सकूं, क्योंकि वो बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, बिल्कुल किसी ठंडी बर्फ की तरह। मैं अपने कदमों को लौटाकर वहाँ से वापस आ गई, एक बार फिर से टूटे हुए दिल के साथ, टूटी हुई तकदीर के साथ। मैं जानती थी कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो सिर्फ लानवांगजी नहीं रहा बल्कि हांगवांगजुन हो गया है, एक ऐसा शख्स जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का राजा है, एक नया राजा जिसके इशारों पर पूरी दुनिया चलेगी। और मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब जिन गोंगियाओं ने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं वापस जिन क्लान में लौट जाऊँ, वहाँ जाकर अपनी ताकत को हासिल करूँ, अपनी सही जगह को हासिल करूँ। अगर वो जिन गोंगशाओ मुझे अपनी बेटी का दर्जा दे देगा, जिन क्लान की प्रिंसेस का दर्जा दे देगा, तो लान क्लान तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि हांगवांगजुन को जिन क्लान की प्रिंसेस का इनविटेशन तो आ ही सकता है, वो उसे अप्रोच कर सकती है। चाहे मैं कितनी भी नफरत करती हूँ उससे जिन गोंगशाओ से, पर कहीं ना कहीं लानवांगजी को पाने की चाहत थी मेरे अंदर, वो लालच मुझे वहाँ जिन क्लान में खींच कर ले गया। मेंग्याओ ने कहा कि वो मेरा साथ देगा, मुझे हर मुमकिन कोशिश करेगा कि मैं लानवांगजी को पा सकूँ। इसीलिए मैं भी जिन गोंगशाओ के साथ जिन क्लान में लौट गई थी, और आखिरकार मुझे अपने बाप को उसकी असली जगह भी तो दिखानी थी, और इसीलिए मुझे जिन क्लान में लौटना ही था। और जैसा कि मेंग्याओ और मैंने एक दूसरे से वादा किया था, हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की। मैंने मेंग्याओ की मदद की ताकि वो जिन क्लान का नया राजा बन सके, और मेंग्याओ ने मेरी मदद की ताकि मैं लान क्लान तक आसानी से पहुंच सकूं। थोड़ा वक्त लगा हमें अपनी जगह बनाने में और उस जिन गोंगशाओ को मेरे हाथों की कठपुतली बनाने में, पर इस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी ताकतों पर मेरा काबू अब पूरी तरीके से हो चुका था, और वो जिन गोंगशाओ हमारे हाथों की कठपुतली था। वक्त गुजरता गया, और वो जिन गोंगशाओ नशे में डूबता गया। वो पूरी तरीके से मेरे हाथों की कठपुतली था, और सिर्फ नाम का राजा था, क्योंकि पर्दे के पीछे से सारी हुकूमत तो मेंग्याओ कर रहा था, और मैं इस बात से खुश थी। मुझे इस बात से क्या मतलब था? इस बीच में हमने जिन गोंगशाओ से कितनी बार कहलवा कर लान क्लान में मेरा रिश्ता भी भिजवाया, पर हांगवांगजुन तो पत्थर हो गया था। उसने हर बार मेरे उस रिश्ते को ठुकरा दिया। मेरे अंदर हर बार कुछ टूटता, लेकिन हर बार एक उम्मीद रहती कि वक्त रहते मैं इतनी मजबूत हो जाऊंगी, मेरे जादू पर इतनी ज़्यादा मेरी कमांड हो जाएगी कि मैं लानवांगजी को भी अपने वश में कर सकूंगी। मैं इसी इरादे से अपने आप को और मजबूत करती चली गई, अपने जादू पर काम करती चली गई। वक्त गुजरा और मैं 18 साल की हो गई, और मेरे अंदर की जो बची कुछ ताकतें थी वो भी अपना आयाम लेने लगी। एक ऐसी नई ताकत मेरे अंदर जन्म ले गई थी जो बहुत शक्तिशाली थी, बहुत ज़्यादा, इतनी शक्तिशाली कि मुझे खुद पर उसे काबू करने के लिए समय चाहिए था, और समय के लिए मुझे जगह चाहिए थी खुद को काबू करने के लिए। इसीलिए मैंने उस जिन क्लान के महल को छोड़ दिया और जंगलों में चली गई, ताकि मैं अपनी शक्ति पर काबू पा सकूं और अपनी डार्क कल्टीवेशन को और बेहतर बना सकूं, इतना बेहतर कि मेरे आगे कोई टिक ना पाए, और उस यिन आयरन पर पूरी तरीके से काबू पा सकूं। और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी तरफ बनना चाहती थी विभूषियान, तुम्हारी ताकतों को मैं सीखना चाहती थी, इसीलिए मैं सीखती रही। इस बीच में एक और घटना हुई थी, और वो थी जिन गोंगियाओ ने जिन गोंगशाओ को उसकी ताकत से हटा दिया था, और अब वो खुद राजा बन गया था। और ना ही सिर्फ राजा बना था, उसने शादी भी कर ली थी। पहले मेरे लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे तो अब सिर्फ तुम्हारी तरह बना था विभूषियान, ताकि मैं अपने लानवांगजी के पास पहुंच सकूं, मैं उसे दिखा सकूं कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। शायद तब वो मुझसे प्यार कर ले। फिर कुछ सालों के बाद मैं वापस जिन क्लान में लौटी, जिन गोंगशाओ से मिलने। पर वहाँ जाकर जैसे एक और रियलिटी मुझे हिट हुई हो, एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा चेहरा मैंने देखा जिस चेहरे से मुझे नफरत हुई। जिन गोंगशाओ का एक बच्चा हुआ था, और उस बच्चे की शक्ल देखकर मैं तुरंत पहचान गई कि ये बच्चा बिल्कुल मेरी ही तरह है, न सिर्फ मेरी तरह बल्कि बिल्कुल मेरी माँ की तरह, कि इसके अंदर की जो ताकत है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने इस बारे में जिन गोंगियाओ से पूछा, आखिरकार इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये इस तरीके से क्यों पैदा हुआ। तो जिन गोंगियाओ ने मुझे बताया कि जिस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ था, उस वक्त उसके साथ में ये आयरन था, उसके ऊपर पूरी तरीके से ये आयरन का प्रभाव था, क्योंकि वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करना चाहता था, लानवांगजी के करीब पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसे ये आयरन की ताकत चाहिए थी, और उस ये आयरन की ताकत का प्रभाव उस बच्चे के अंदर पैदा हुआ, और अब वो उसे मारना चाहता है। क्योंकि अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी को भी पता चल गया कि वो बच्चा किस शक्तियों के साथ पैदा हुआ है, तो सबको ये भी पता चल जाएगा कि जिन गोंगियाओ के पास ये आयरन है, और ये आयरन को पूरी तरीके से अभी नष्ट नहीं किया गया है। वो आखिरी टुकड़ा जिसका शक हमेशा से लोगों को था कि वो विभूषियान के पास है, वो पता चल जाएगा कि वो जिन गोंगियाओ के पास है, और जिन गोंगियाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो उस बच्चे को खत्म करना चाहता था।
मुझे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आया था कि वो बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे कि मेरे बाप ने मेरे साथ बर्ताव किया था। मैंने उस जिन गोंगियाओं का साथ इसलिए दिया था ताकि वो हम जैसे लोगों पर कभी जुर्म ना करे, वो वैसा इतिहास न दोहराए जो इतिहास में बीत चुकी है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि जिन गोंगियाओं भी उन सभी में से एक था, उन सब में से एक जो हम जैसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उस वक्त, उस पल से ही मुझे उस जिन गोंगियाओं से नफरत हो गई थी, जिस पल उसने ये शब्द अपने मुँह से बाहर निकाले थे। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि ये हमारी तरह है और मैं किसी भी बच्चे के साथ वो अन्याय नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। इसीलिए मैंने उस जिन गोंगियाओं से कहा कि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ अपनी दुनिया में। शुयांग और मैं इस बच्चे का ख्याल रखेंगे। बस जिन गोंगियाओं ने मुझसे कहा कि कुछ पल मैं इस बच्चे को हमारे साथ रहने दूँ, इसकी माँ को इसकी ज़रूरत है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो मुझे इस बच्चे को लौटा देगा। उसने मुझसे कुछ सालों का समय मांगा था ताकि वो इन कुछ सालों में अपनी माँ के साथ नॉर्मल ज़िंदगी बिता सके, और मैंने उस जिन गोंगियाओं पर यकीन कर लिया और मैं रूसोंग को वहाँ छोड़कर वापस शुयांग के पास लौट गई थी। और शायद ये मेरी एक और बड़ी गलती थी, क्योंकि उस जिन गोंगियाओं ने उस रूसोंग के साथ इतना बुरा किया जितना बुरा मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। बस फ़र्क ये था कि मेरे बाप ने मेरा इस्तेमाल किया और जिन गोंगियाओं ने उस बच्चे को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। उसने उसे गला घोट कर मारने की कोशिश की, पर वो शायद ये नहीं जानता था कि हम जैसे लोग कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ ख़त्म हो जाएंगे तो नर्क में हम जिंदा होंगे, सांस लेंगे। और यही उस छोटे बच्चे के साथ हुआ, रूसोंग के साथ, क्योंकि उसकी आत्मा ने ये कल्टीवेशन वर्ल्ड तो छोड़ दिया, पर डार्क कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसका जन्म हुआ, वहाँ ही जहाँ पर इस बच्चे की मुलाकात तुमसे हुई भी शुयान। उन अंधेरों में उसने तुम्हें देखा, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो तुम्हें देखता रहा, समझता रहा। क्या तुम्हें याद है इस डार्क कल्टीवेशन वर्ल्ड में जहाँ तुम उन अंधेरों में बंद थे, तुम्हारे साथ और कौन कौन बंद था? क्या तुम कभी किसी से मिले थे? बताओ, कभी किसी की आहट को महसूस किया था? वी को नहीं पता कि उस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि 16 साल तक वो कहाँ रहा था। वो अंधेरों में चीखें सुनता था, आवाज़ें सुनता था, लोगों की पुकार सुनता था, पर वो खुद अपने इतने ज़्यादा दुख और तकलीफ में होता था कि उसे नहीं पता था कि आवाज़ें किसकी हैं। और अब जब वो सुन रहा है कि आवाज़ें रूसोंग की हैं तो एकाएक उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। वो रूसोंग की तरफ देखने लगा, उसे तरस था उसकी आंखों में। एक ऐसा एहसास था जिसे वो खुद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। अगर इस बच्चे की सिर्फ यही गलती थी कि ये उन ताकतों के साथ पैदा हुआ, इसीलिए इसे ख़त्म कर दिया गया, बिना ये मौका दिए हुए कि वो इस दुनिया को अपनी आंखों से देखे, समझे ये दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कितनी ज़्यादा मतलबी है।